हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम अभी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन डिस्कस कर रहे हैं। 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम बात कर रहे हैं इस 3rd चैप्टर की, जिसका नाम है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी यूनिक है अपने कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट और स्पिरिट में भी। ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, और लेकिन जो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके साइलेंट फीचर्स जो हैं बाकी सारे अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी अलग हैं। हमें यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ओरिजिनली अडॉप्ट किया गया था तब उसमें करीब थे काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, फिर काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स भी हुए, जिनमें से कौन कौन से थे 7th अमेंडमेंट, 42nd, 44th, 73rd, 74th, 97, 101, ये कुछ मेजर अमेंडमेंट्स थे। जिसमें से जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस पार्ट्स में इतने महत्वपूर्ण और लार्ज नंबर पर चेंजेस किए गए थे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया। हालांकि जो केशवानंदन भारती केस है जो 1973 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पार्लियामेंट पास जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर है वो सब चीज़ों को तो कर सकता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है जो आर्टिकल 368 में मेंशन है उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको अल्टर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कुछ सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन भी होता है जैसे कि अमेरिकन का, और अनरिटन होता है जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वहीं हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव, एलेबोरेट और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनली 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया था तब इसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइड थे, 8 शेड्यूल थे, और प्रेजेंटली मतलब 2019 के डेटा के हिसाब से इसमें एक प्रियम्बल है, 470 आर्टिकल्स हैं जो कि डिवाइड किए गए हैं 25 पार्ट्स में, और 12 शेड्यूल हैं। अगर हम वेरियस अमेंडमेंट्स जो टाइम से 1951 से लाए गए हैं, उन्होंने करीब 20 आर्टिकल्स डिलीट किया है पार्ट 7 से, और करीब 95 आर्टिकल्स ऐड किए हैं, और 4 पार्ट्स भी, जैसे कि 4A, 9A, 9B और 14A, और इसके साथ साथ 4 शेड्यूल 9, 10, 11, 12 को भी ऐड किया है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इसके साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स और शेड्यूल जो हैं वर्ल्ड में और किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हैं। कुछ फैक्टर्स गिवन है, 4 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिससे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइज है ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो पहला पॉइंट है कि जोग्राफिकल फैक्टर आपको पता है हमारी कंट्री कितनी डाइवर्स है और कितनी वास्ट है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें इन्फ्लुएंस लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो कि ऑलरेडी इतना बल्कि है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए। एक रीज़न ये भी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही लेंदी है, और साथ साथ कहा गया है जो डोमिनेंस होगी लीगल लुमिनस की, वो क्या होगी, वो कहाँ रहेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस को होल्ड करता है, बल्कि साथ ही साथ एक डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी बताता है। यहीं पे हम बात करें कुछ मैटर्स, अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री से देखे जाए तो वो भी उनकी ऑर्डनरी लेजिस्लेशन या फिर जो स्टेब्लिश किए गए हैं पॉलिटिकल कन्वेंशन के थ्रू, वो उनके साथ ही रहते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का वो लगभग वर्ल्ड के हर एक पार्ट से, हर एक कंट्री से जो है ड्राइव किया गया, और लेकिन साथ ही साथ जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। डॉक्टर BR अम्बेडकर इन्होंने क्राउडली क्लेम करा है कि जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आफ्टर काफ़ी सारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के बाद, समझने के बाद फ्रेम किया गया है। जो स्ट्रक्चर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत ही लार्ज एक्सटेंट तक ड्राइव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन जो फिलोसफिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP हो गया, ये ड्राइव किया गया है अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। वहीं पॉलिटिकल पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये ड्रॉन किया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कुछ अदर प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग जगह से दिए गए हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR जो कि अब रशिया हो गया है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन, यहाँ से भी लिया गया है। जो एक मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस और मटेरियल रहा है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, वो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी पावर्स और पब्लिक सर्विस कमीशन और बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो हैं वो ड्रॉन किए गए हैं इस एक्ट से।
लगभग आधे से ज़्यादा जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से लिए गए हैं, वो आइडेंटिकल है हमारे, और आइडेंटिकल या फिर बहुत ही क्लोज रिसेम्बलेंस है उनका एक्ट ऑफ 1935 से। अब थर्ड पॉइंट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्लासीफाई किया जाता है रिजिड या फिर फ्लेक्सिबल में। कुछ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिनमें रिक्वायर होता है कुछ स्पेशल प्रोसीजर की उनमें अमेंडमेंट लाने के लिए, जैसे कि कौन सा है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं कुछ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है जिसमें क्या होता है कुछ खास अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा भी उनको अमेंड किया जा सकता है, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ना ही तो बहुत रिजिड है और ना ही बहुत फ्लेक्सिबल है, बल्कि दोनों का सिंथेसिस है। आर्टिकल 368 दो टाइप के अमेंडमेंट्स को बताता है। पहला ये बताता है कि अमेंडमेंट लाने के लिए हमें कोई स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट में। अब स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि जो दोनों हाउस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए प्रेजेंट और वोटिंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ टोटल ओवरऑल मेंबरशिप जो ईच हाउस की उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट बताता है कि कुछ ऐसे प्रोविज़न अमेंड किए जा सकते हैं स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पार्लियामेंट में, लेकिन इसके साथ ही साथ जो स्टेट है, स्टेट का भी हमें रेटिफिकेशन पड़ेगा हाफ ऑफ द टोटल स्टेट का। ठीक है जी। अब इसी के साथ साथ कुछ प्रोविज़न जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंड किए जा सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा भी पार्लियामेंट में, और जैसे कुछ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा। हालांकि जो ये अमेंडमेंट है अंडर का आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आने चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायसेस की। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें ऑल तरह के यूजुअल फीचर्स जैसे कि फेडरेशन हो गया, मतलब 2 गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाइकैमरलिज्म है। हालांकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी लार्ज नंबर तक यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स भी हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजन और भी बहुत सारे। हाँ, और ओवरऑल मोर ओवर जो है जो फेडरेशन है ये कहीं भी अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। वहीं अगर आर्टिकल 1 की हम बात करें तो ये बताता है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका 2 तरह से मतलब होता है। पहला क्या, जो इंडियन फेडरेशन है वो स्टेट के अग्रीमेंट के थ्रू बनकर नहीं आया है, और उसका क्या कहा गया है, स्टेट के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि वो अलग हो सके। इस तरह जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही वे जैसे डिस्क्राइब किया गया, बहुत लोगों की तरह अलग अलग डिस्क्राइब किया गया, जैसे कि फेडरेशन इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, क्वासी फेडरल डिस्क्राइब किया गया बाय केसी, जहाँ और उसके साथ साथ बारगेनिंग फेडरलिज्म का नाम दिया है मॉरिस जोन्स ने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नाम दिया है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। तो ये हो गया। आप नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया है, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बेस होता है, किस पे बेस होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पे बेस होता है। वहीं अगर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वो बेस होता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको हम वेस्टमिंस्टर या मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट होता है और जो कैबिनेट गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया था पार्लियामेंट्री सिस्टम ना ही केवल सेंटर में बल्कि स्टेट में भी। कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की हमारे इंडिया में। तो प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल और रियल दोनों एग्जीक्यूटिव होती हैं, मेजॉरिटी पार्टी रूल होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव्स की लेजिस्लेचर को लेके, जो मेंबरशिप होती है मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर में, जो लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर की, लोअर हाउस का डिसोल्यूशन हो सकता है। हालांकि जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो मोस्टली ब्रिटिश पैटर्न पे बेस्ड है, लेकिन कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस भी हैं इन दोनों में। जैसे कि अगर हम बात करें जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एक सॉवरेन बॉडी नहीं है जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है। वहीं जो इंडियन स्टेट है वो इलेक्टेड हेड है, लेकिन जो ब्रिटिश स्टेट है वो मोनार्कियल या फिर हेरिटरी हेड है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा इंडिया में है या फिर जो ब्रिटेन में है उसमें उन दोनों में जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट और क्रूशल है। इवन इस हद तक क्रूशल है कि वहाँ पे इसको नाम भी दे दिया जाता है प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। जो डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है वो एसोसिएट किया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। वहीं जो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी है वो लिया गया है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से।
जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफ़र करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से, वैसे जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट का इंडिया में बहुत ही उसके यूएस के कंपैरिजन में नैरोवर है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है ड्यू प्रोसेस और लॉ, और यहीं पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो कि आर्टिकल 21 है। इसी तरह जो फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने उन्होंने एक प्रॉपर सिंथेसिस रखा बिटवीन ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड द अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। सॉरी एक मिनट, हाँ जी, जो सुप्रीम कोर्ट है वही उसकी बात अगर हम करें तो वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का। वहीं अगर पार्लियामेंट की बात करें तो वो किसी भी मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पोर्शन को अमेंड कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेब्लिश करता है जुडिशियल सिस्टम जिसमें कि इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट दोनों चीज़ें हों। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे टॉप पे होता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में। उसके नीचे क्या आता है, हाई कोर्ट आता है किसी स्टेट में। अब हाई कोर्ट के अंदर क्या होता है, एक हायरार्की होती है सबऑर्डिनेट्स कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की और कुछ लोअर कोर्ट्स की। एक सिंगल सिस्टम होता है कोर्ट्स का जो कि सेंट्रल लॉज या फिर स्टेट लॉज दोनों पे होता है, जैसे कि यूएसए में ऐसा किया गया है। वहीं अगर हम बात करें फेडरल लॉज की, जो कि इन्फोर्स किए जाते हैं फेडरल जुडिशरी द्वारा, और स्टेट लॉ जो कि इन्फोर्स किए जाते हैं स्टेट जुडिशरी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट जो एक फेडरल कोर्ट है और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है, गारंटर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो इंडिया के सिटीजन हैं उनके लिए, और गार्जियन भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और हेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही वेरियस प्रोविजन है इसके जो इंश्योर करता है इसकी इंडिपेंडेंस को, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस फॉर द जजेस, ऑल द एक्सपेंसेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसमें प्रोहिबिशन होता है कि इस तरह का डिस्कशन आप नहीं कर सकते हैं कि जजेस का जो लेजिस्लेचर में जज हैं उनकी कंडक्ट को रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस को कोई चीज़ प्रैक्टिस को बैन कर रखा है। पावर है कि किसी भी तरह की पनिशमेंट दी जा सकती है अगर वहाँ पे कंटेम्प्ट होता है सुप्रीम कोर्ट का। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और ऐसे बहुत सी चीज़ें। अब कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 14 से 18 जो है मतलब पार्ट 3 में मेंशन किया गया है, और ये मोस्टली जो है छः जो है फंडामेंटल राइट्स वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी करता है। आर्टिकल 14 to 18 है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19-22 है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 23 and 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 25-28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 29 and 30 कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, और जो आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। जो फंडामेंटल राइट है इनका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस ये है कि ये प्रमोट करेंगे आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इनके पास ये जितनी इनके पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं वहीं कुछ टायरनिकी भी हैं इनके पास एग्जीक्यूटिव और आर्बिट्रेटरी लॉ और लेजिस्लेचर की। ये जो है जुडिशिएबल नेचर में मतलब क्या है, इनको इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट जो है बता सकती है, और अगर कोई वायलेट करता है इन लॉज को या फिर इन राइट्स को तो भी वो कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हैं। और कोर्ट क्या होती थी, क्या सुप्रीम कोर्ट क्या है, कुछ रिट्स इशू कर सकती है जैसे कि हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी, क्वो वारंटो, कि जिससे क्या हो राइट्स को जो रिस्टोर किया जा सके। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के। यहीं पे ये बताते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सैक्रोसेंट नहीं है और उनको कर्टेल किया जाता है, फिर रिपील किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये इमरजेंसी के टाइम पे या फिर नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी हटाए जा सकते हैं, लेकिन इनमें एक्सेप्शन ये है कि आर्टिकल 20 और 21 को आप नहीं हटा सकते हो। तो आज के लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। 9 से आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आपके जो कोई भी सजेशन जो है मैं अभी तक वेट कर रही हूँ, आपका सजेशन जो है मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, आगे के लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे।